नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी कविता चौथी किताब है जो गुलजार द्वारा लिखित है। गुलजार जो हिंदी फिल्मों में जाने माने गीतकार के रूप में ज्ञात है। 18 अगस्त 1936 में दीना नामक गांव में झेलम जिले में जो स्वतंत्रता पूर्व कालखंड में पंजाब राज्य में स्थित था वहां हुआ था। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रमुख कृतियां चौरस रात उनकी लघु कथा है, रावी पार कथा संग्रह है, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात, पश्मिनी की आदि इनकी कविता संग्रह है। खराशे कविता कहानी का कोलाज है। यह जो कविता है यह आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। छात्रों, आज हमारी कविता का नाम है किताबें जो गुलजार द्वारा लिखित है। यह जो कविता है यह कुछ हद तक किताबों का अपना आत्मकथन कह सकते हैं। उसे हम आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन किताबों का अपना एक दुख है। क्या दुख है? तो एक जमाना था कि हम किताबों से बिल्कुल जुड़े हुए थे। किताबों ने कई पीढ़ियों का निर्माण किया है, कई सदियों से किताबों से हम जुड़े थे। और फिलहाल हम ऐसा देख रहे हैं कि एक नए युग का संचार हुआ है। फिलहाल पिछले 20-25 साल में एक जमाना था लोग किताब को हाथ में पकड़कर चलना गौरव मानते थे। विद्वान लोगों का एक, क्या कह सकते हैं हम, विद्वान की एक पहचान होती थी अगर उसके पास किताब है तो उस समय लोग सोते समय किताब अपने साथ रखते थे, यानी कि उनके तकिए के पास एक किताब रहती थी। उनकी शामें भी किताबों के साथ गुजरती थी। उनकी दोस्ती भी किताबों से जुड़ी रहती थी। किताबों की वजह से उनके कई दोस्त निर्माण होते थे। किताबों की वजह से कई संबंध निर्माण होते थे,
और कई जिंदगियां बन जाती थी, कई संसार बन जाते थे किताबों की वजह से। लोग किताब को भगवान का दर्जा देते थे, उसकी पूजा करते थे। लेकिन संगणक युग एक ऐसी क्रांति हो गई कि लगभग लोगों ने किताबों की ओर देखना छोड़ दिया है। आज किताबें पढ़ने वाले लोग इन्हें गिने मिलते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारियां किताबों में ढूंढने के बजाय संगणक, इंटरनेट और अन्य ऐसे माध्यमों से ढूंढ लेते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, इसी को लेकर कवि ने किताबों का दुख इस कविता द्वारा व्यक्त करने का प्रयास किया। तो छात्रों, हम कविता का बारीकी से अध्ययन करेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। एक जमाना था, हम किताबों को गुरु कहते थे, ग्रंथ हमारे गुरु, गुरु बिना होत ज्ञान, यानी कि एक किताबों को हम अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते थे। अब स्थिति क्या है? किताबें झांकती है, झांकती है ना, देखती है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। अभी वो कहाँ है? बंद अलमारी के शीशों के अंदर है, और वहां से वह झांक रही है, देख रही है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। हसरत यानी उम्मीद, उम्मीद के साथ वो देखती है, और तकती यानी देखती रहती है कि कोई तो आए, हमें फिर से उठाए, पढ़े। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, यानी कि फिलहाल कितने ही महीने हो जाते उनकी ओर कोई देखता नहीं है, उनको कोई पढ़ता नहीं है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, यानी कई लोगों की शाम किताबों के साथ गुजरती थी। सोहबत है ना, संगत। तो जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, तो अब फिलहाल नहीं होता ऐसा। अभी मनुष्य दिन रात संगणक के साथ जुड़ा रहता है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। छात्रों, गुजर जाती है, गुजर यानी बीत जाती है, बीतने की वाली बात है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर, यानी कि मनुष्य का आज फिलहाल पूरा दिन कंप्यूटर के सामने निकल जाता है। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, और इसी के कारण किताबें बड़ी बेचैन है, क्योंकि उनकी ओर कोई देख नहीं रहा है, उनको कोई पढ़ नहीं रहा है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, यानी कि एक प्रकार का एक मानसिक रोग है जो किताबों में लग चुका है। अब कवि उनकी ओर देखकर प्रतीकात्मक रूप से कह रहा है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें यानी मूल्य, मायना, बातें, जो कदरें वो सुनाती थी कि उनके सेल कभी मरते नहीं थे। सेल यानी कोशिका, एनर्जी, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, यानी कि वो जो बातें करते थे उस बातों के ऊपर कई चर्चाएं होती थी, चर्चा सत्र होते थे। लोग किताबों के ऊपर शायरी बनाते थे, गप्पे लगाते थे, चौराहे पर किताबों को लेकर चर्चाएं होती थी। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में,
अब किताबों के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है, तो उनका मूल्य कहीं ना कहीं निकल चुका है, उनका जो महत्व है वो कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है। जो रिश्ते वो सुनाती थी, यानी कि किताबों की वजह से कई सारे रिश्ते बनते थे, बहुत सारी कहानियाँ वो लोगों को सुनाती थी, अब वो सारी चली गई है। वो सारी बातें लोग अभी दूरदर्शन, टेलीविज़न, संगणक या फिर इंटरनेट और कई सारे जो ऐसे आधुनिक माध्यम है जिनके ऊपर लोग देख लेते हैं, वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सुख टूंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बहुत सुंदर कहा है गुलजार जी ने। वो सारे उधड़े उधड़े हैं, यानी कि अब सब निकल जाए, जैसे कि किताबों की जो सिलाई है वह भी निकल जा रही है, उसी प्रकार किताबों का महत्व भी कम होता जा रहा है। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, यानी कि मान लो अगर किसी ने किताब देख ली और उसका एक सफा यानी पन्ना जब उल्टा जाता है तो किताबों से एक सिसकी यानी कि एक अंदर की आवाज़, एक उसका दुख निकलता है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, यानी कि वहाँ पर जितनी सारे शब्द है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल उसकी कोई कीमत नहीं है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते वो सब अल्फाज अल्फाज, यानी कि जो टूंड होते, सूखे टूंड का मतलब क्या होता है कि जो कणीस होता है और धान का जो जैसे हम धान के नीचे वाला जो जमीन से जुड़ा हुआ जो जिसे डांडा कहा जा सकता है या फिर जो पेड़ है, तो वो जो वो सूखा हो जाने के बाद वह बिल्कुल कैसा होता है, सूखा टुंड जैसा हो जाता है। तो अभी किताबों के पन्ने भी उस सूखे टुंड जैसे हो गए हैं। टुंड यानी वह पेड़ जिसकी शाखाएं काट दी गई हो और वह मनुष्य जिसके हाथ काट दिए गए, यानी कि कैसी स्थिति है, जैसे मनुष्य के हाथ काटने के बाद उसकी जो अवस्था रहेगी वही, या फिर जो पेड़ है वो मूल से निकाल देने के बाद यानी काट देने के बाद उसकी जो स्थिति रहेगी वही स्थिति आज किताबों की दिखाई दे रही है, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, यानी कि अब जिनका कोई अर्थ नहीं बचा है। यानी किताबों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, सारी बातें सारे सुख दुख हम कंप्यूटर संगणक के ऊपर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, जुबा यानी जबान, जायका यानी स्वाद। आपको मालूम है जब पन्ने पलटे जाते थे, पन्ने पलटे जाते थे तो पलटने के लिए कई बार हम अपने उंगली से अपने जबान के ऊपर जो पानी है जिसे थूक कहा जाता है उसे लगाते थे और पन्ने पलटते थे। तो वही बात है, जुबां पे जो जायका, जायका यानी स्वाद, कि उसकी वजह से किताबों का स्वाद अपनी जुबान पर आ जाता था। उसका जो स्वाद है, उसकी जो लज्जत है वो भी हम चख लेते थे। जुबां पे जो जायका आता था, जो सफा पलटने का यानी पन्ने पलटने का जो स्वाद हम लेते थे, अब उंगली क्लिक करने से बस, अब उंगली क्लिक करने से बस, अब फिलहाल खाली उंगली अगर क्लिक कर दी जाए तो कंप्यूटर के ऊपर क्या होता है, बहुत सारी बातें आती जाती है। जुबां पे जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। और सारी बातें एक झपकी यानी एक ही क्षण के लिए, संगणक के ऊपर बहुत सारी बातें आ जाती है, पन्ने बदल जाते हैं, पहले इसके लिए वक्त लगता था। बहुत कुछ तह बतह यानी कि जो चाहिए वो फिलहाल हम संगणक के ऊपर तुरंत देख लेते हैं। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर,
यानी कंप्यूटर के पर्दे पर जो भी हम इच्छा करते हैं वो तुरंत दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारी उंगली काम करती है वैसे वैसे जो चीज़ें हमें चाहिए वो तुरंत वहाँ पर हम देख सकते हैं। किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया है, यानी कि जो एक जाति यानी निजी स्वयं का और राब्ता यानी संपर्क, किताबों से जो हमारा निजी संपर्क था वो कट गया है और जो अब वही राब्ता अब संगणक के साथ जुड़ गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीन से, ओ सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कभी कहते हैं, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, यानी कि जब हम सोते तो अपने साथ रखते थे और सोते सोते वो किताब अपने सीने पर यानी छाती पर रह जाती थी और पढ़ते पढ़ते ही सो जाते थे। कभी गोदी में लेते थे, यानी कभी किताबों को अपने साथ रखते थे, कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर, यानी कभी कभी इस प्रकार बैठते थे कि अपने घुटनों को रियल की सूरत यानी कि एक प्रकार का किताब रखकर पढ़ने के लिए कांच का बना एक प्रकार का खुलने और बंद होने वाला साधन, या फिर कभी कभी इस मुसलमान लोग भी कुरान शरीफ रखकर पढ़ने वाली जो एक ठावनी होती थी उसे रियल कहते हैं, जो ऐसी बंद की जा सकती थी, या किताब रखने की वो एक किताब पढ़ने के लिए रखी जाने वाली एक चीज़ जिसे रिहल कहा जाता है। तो उस प्रकार घुटनों का भी इस्तेमाल होता था। कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बना कर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीन से, यानी कि जब नमाज पढ़ा जाता था तो आधा जो नमाज होता है तो वह पढ़ते समय जो हमारी स्थिति होती थी उस स्थिति में कई बार हम किताबें पढ़ते थे और किताबों को ज़मीन से छूते थे या फिर हमारे माथे पर भी लगाते थे। छूते थे जबी से, जबी यानी माथा, जबी यानी माथा। तो माथे से क्यों लगाते थे? तो जो हमने पढ़ा है भगवान, किताब को हम भगवान की तरह मानते थे और जो पढ़ा है वो सीधा हमें हमेशा याद रहे, या उसके पीछे हमारी भावना रहती थी। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीन से, जबी यानी माथा, ओ सारा इल्म तो मिलता रहेगा। इल्म क्या भावना थी? इल्म यानी ज्ञान, वो सारा ज्ञान हमें मिलता रहे, इसलिए हम किताब को भगवान समझकर उसे अपने माथे पर लगाते थे। आइंदा भी, आगे भी मिलता रहे, या उसके पीछे हमारी भावना रहती थी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं बनेंगे। कभी कह रहे मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, यानी कि उस जमाना था जो किताबें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती थी, अलग अलग बातें उसके साथ होती थी। वो क्या थी? तो उसके अंदर कभी कभी सूखे फूल मिलते थे और जो फूल मिलता, जिसे वो फूल मिलता था वो उसे अपनी ज़िंदगी भर संभाले रखता था, क्योंकि उससे उसके दिल की बात जुड़ी रहती थी। और महके हुए रुखे, यानी कि कार्ड, रुखे यानी कार्ड, पत्र, और वो कैसा पत्र है? तो सुगंधित, महक देने वाला ऐसा पत्र है, आनंद देने वाला ऐसा पत्र है जो किताबों के द्वारा दिया जाता था। अब किताबें नहीं रही तो उन पत्रों का क्या होगा? वो कौन देगा? उन फूलों का क्या होगा? वो किसे दिए जाएंगे और कौन संभाल के रखेगा? किताबें ही नहीं रहेंगी तो ये सारी बातें नहीं रहेगी। कभी कह रहा है मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। कई बार कई नए रिश्तों का निर्माण भी किताबों द्वारा होता था, किताबें गिरने और उठाने के बहाने। उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। तो फिलहाल बहुत सारी तरक्की हो चुकी है, लेकिन किताबों की वजह से ये सारी बातें होती थी वो अब नहीं होगी। ये बात कवि गुलजार जी इस कविता के माध्यम से आपसे कह रहे हैं। एक कविता बहुत सुंदर है, आप उसे
ठीक ढंग से पढ़िए तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। हम एक बार कविता को फिर से पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपना एक पाठ खत्म हो जाएगा, ये कविता खत्म हो जाएगी। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उसकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है। कंप्यूटर के पर्दे पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बद झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तबह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। धन्यवाद।